हेलो दोस्तों, इस एजुकेशनल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पेड सिलेबस के अकॉर्डिंग हिस्ट्री का जो जो टॉपिक पूछा गया है उन सभी टॉपिक से हिस्ट्री के टोटल 50 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। दोस्तों, वन लाइनर के फॉर्मेट में क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में कवि थे? दोस्तों, ये थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कवि। दोस्तों, मैंने वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन को इसलिए रखा है क्योंकि वन लाइनर फॉर्मेट में मैं आपको ज़्यादातर क्वेश्चन दे पाऊंगी, क्योंकि अगर मैं एमसीक्यू बनाने लगी तो मुझे ऐसे ही बहुत समय लग जाएगा, तो हो सकता है कि मैं ज़्यादा क्वेश्चन न दे पाऊँ। लेकिन वन लाइनर फॉर्मेट में आपको काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे जो सीधे आपके परीक्षा में छपेंगे, आप देखिएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में अघन्य शब्द किस पशु के लिए प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, ऋग्वेद में अघन्य शब्द गाय के लिए प्रयोग किया जाता है। गाय हमारी माता है। हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है। अघन्य का मतलब होता है जो मारने योग्य न हो, यानी कि गाय हमारी माता है। इससे मिलता जुलता एक और शब्द है जो है जघन्य। आपने सुना होगा महाभारत रामायण में कि तुमने जघन्य अपराध किया है, यानी कि तुमने घोर पाप किया है, घोर अपराध किया है, उसी को जघन्य कहते हैं। ये भी विलोम में पूछा जाता है, विलोम शब्द और पर्यायवाची में पूछ लिया जाता है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? दोस्तों, पाली गांव में जो गांव के मुखिया होते थे उनको भोजक कहा जाता था। इसके लिए एक फनी सी ट्रिक है कि राजस्थान के पाली गांव में जो भोजन देते हैं वो मुखिया होते हैं, मतलब कि जो भोजन देते हैं वो मुखिया होते हैं, यानी कि भोजक मुखिया होते हैं। ऐसे आप याद कर सकते हैं, ये मेरी अपनी फनी ट्रिक थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों, इसमें तो मैंने आपको ऑप्शन भी दे दिया, ये किया गया था, चलिए मैं ही बता देती हूँ, यूनानियों द्वारा। अगला प्रश्न है, मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? दोस्तों, इस समकालीन से भी प्रश्न काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? वो था घनानंद, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर गद्दी पर बैठा। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला में भेजा था। दोस्तों, जहां पर जरूरत होगी वहां पर मैं थोड़ा बहुत डिटेल भी आपको बताती चलूंगी। वैसे तो ये क्वेश्चन आंसर है, लेकिन जरूरत जहां होगी वहां मैं डिटेल भी बता दूंगी। प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? दोस्तों, यहाँ पर भी मैंने ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन इसका सही ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य ने। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था, उसने अपने अंतिम दिनों में, मतलब कि जब उसके जीवन के अंतिम दिन चल रहे थे, उस समय उसने जैन धर्म को अपना लिया और संलेखना विधि से अपने प्राण को त्याग दिया। संलेखना विधि में क्या होता है कि उपवास के द्वारा अपने शरीर को त्याग देते हैं लोग। मतलब कि जैन धर्म में ये माना जाता है कि संलेखना विधि से जिनकी मृत्यु होती है उनको मोक्ष प्राप्त होता है। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने भी संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण को त्याग दिया। अगला प्रश्न है, आग से पकी हुई मिट्टी को हड़प्पा वासी क्या कहते हैं? उसे कहते हैं टेरोकोटा, वो कहते थे। अगला प्रश्न है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान कहाँ पर मिला है? यह सिंधु कालीन स्थल चनहूदड़ों में मिला है। दोस्तों, आप लोगों से मेरी एक शिकायत है कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, प्लीज़ आप लोग समझा करिए। आप लोग कुछ मत करिए, मत लाइक करिए, लेकिन वीडियो को पूरा देख लिया करिए दोस्तों। इससे लगेगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई है। आपको पता है कितनी गर्मी हो रही है, खिड़की दरवाज़ा फैन सब कुछ बंद है, इतनी गर्मी में बोला भी नहीं जा रहा है, लेकिन आप लोग जब नहीं देखते हैं ना तो मन बहुत दुखी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों, यहाँ पर भी दो ऑप्शन है, ये दोनों। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि ये सारे क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से है जो आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट परीक्षा में पूछा गया है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये प्रश्न तो न जाने कितनी बार बहुत सारे एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी शिक्षा कहाँ से कंप्लीट की थी? तक्षशिला से। आपने अगर पॉकेट एफएम पे कहानी सुनी होगी चंद्रगुप्त मौर्य की, तो आपको ऐसे ही सब याद हो जाने वाला है। मैं सुनती हूँ ना, इसलिए बता रही हूँ। अगला प्रश्न है,
सेल्यूकस निकेटर ने युद्ध की संधि की शर्तों के अनुसार कौन से 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दे दिए, मतलब कि सौंप दिए। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कराया था। उसी के मान लीजिए दहेज में उन्होंने 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए। 4 प्रांत कौन से थे ये नाम पूछा जाता है। एक था काबुल, दूसरा था कंधार, तीसरा था हेरात और चौथा था मकरान। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अब थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। भारत में डचों का पतन अंतिम रूप से किस युद्ध के बाद माना जाता है? दोस्तों वेदरा के युद्ध के बाद भारत में डचों का पतन माना जाता है। वेदरा का युद्ध जो अंग्रेज और डचों के बीच में हुआ था दोस्तों, उस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? वो था क्लाइव। कौन कर रहा था? क्लाइव। अगला प्रश्न है, मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। और दोस्तों जहांगीर के दरबार में आया था और जहांगीर ने इसे खान की उपाधि भी दी थी। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? मुगल बादशाह अकबर। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह ने किस फ्रेंच गवर्नर को नवाब की पदवी प्रदान की थी? ऑप्शन 2 है, अब बताइए। 1 2 1 2 2 टुप्ले को। अगला प्रश्न है, खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? दोस्तों चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के किस शासक को कविराज भी कहा जाता है? दोस्तों समुद्रगुप्त को कहा जाता है कविराज, क्योंकि समुद्रगुप्त जो था वो कवि प्रेमी था, यानी कि कला का प्रेमी था वो। अगला प्रश्न है, खरोष्टी लिपि की लिखावट कैसी होती है? उसे दाएं से बाएं लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, इधर से इधर लिखा जाता है। हम लोग ऐसे कैसे लिखते हैं? नॉर्मली ऐसे लिखते हैं ना, इधर से, यानी कि बाएं से दाएं लिखती हैं, और खरोष्टी लिपि में इधर से इधर लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? वो प्राप्त हुआ है एरड़ अभिलेख से। अगला प्रश्न है, झेलम का युद्ध किनके किनके बीच में लड़ा गया था? दोस्तों झेलम का युद्ध हुआ था सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच। इसमें कौन जीता? सिकंदर जीता और पोरस हार गए। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा किससे प्राप्त की थी या किससे ग्रहण की थी? भद्रबाहु से, जो जैन मुनि भद्रबाहु से, इनसे चंद्रगुप्त ने जैन दीक्षा प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और रहा था? वो था मेगास्थनीज, और इसी मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक की लिखा, इसने उसकी लिखावट भी की। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? दोस्तों राजगृह में हुई थी। राजगृह के सतपर्णी गुफा में हुई थी। समय किसका था? अजातशत्रु के समय हुई थी। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? आ गया ना पुस्तक का नाम, इंडिका। इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका। अगला प्रश्न है, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? दोस्तों साल वृक्ष के नीचे हुई थी। और एक प्रश्न और यहाँ से बनता है कि सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। दोस्तों इसको रिलेट करके थोड़ा हम पढ़ते हैं। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। उसी तरह जो भगवान बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो हुई थी निरंजना नदी के किनारे और पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे बाद में बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया। और दोस्तों जो जैन धर्म में जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कैवल्य। उसे कैवल्य कहते हैं। मेरे हैंडराइटिंग पे मत जाइएगा दोस्तों, जगह कम है और मैं थोड़ा बड़ा लिखती हूँ। और जो बौद्ध धर्म में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, मतलब कि बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा जाता है? निर्वाण कहा जाता है। आप इन पॉइंट को भी याद रखिएगा, ये भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया था? दोस्तों महावीर के जो शिष्य थे उनको गणधर कहा जाता था। उन्हें 11 गणधर थे, मतलब 11 शिष्य थे उनके। उसमें से एक शिष्य उनका ऐसा था जिसका नाम था,
क्या नाम था उसका, नाम सुधर्मा। दोस्तों आर्य सुधर्मा, वो वो व्यक्ति जो था आर्य सुधर्मा, वो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित था। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा आर्य था उनके गर्भधर में जो उनके मृत्यु के बाद भी जीवित था। अगला प्रश्न है, अग्निकुंड का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? लोथल और कालीबंगा से। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? देखिए यहाँ पर आ गया ना, बोध गया बिहार में हुई। दोस्तों एक प्रश्न और पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम भिक्षुणी कौन थी? प्रथम महिला भिक्षुणी, मतलब कि भिक्षुणी थी तो महिला ही होंगी। कौन थी? तो वो थी उनकी माता प्रजापति गौतमी। और इन जैन धर्म को अपनाने वाली पहली भिक्षुणी थी चंपा, उसका नाम चंपा था। अगला प्रश्न है, पानीपत का दूसरा युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य, कहीं कहीं पर हेमू भी लिखा, इसका शॉर्ट फॉर्म है हेमू, इनके बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, जिंदा पीर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? औरंगजेब को जाना जाता है जिंदा पीर के नाम से। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर जनरल कौन था? वो था अल्बुकर्क, इसका नाम था अल्बुकर्क। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ता है? पूर्वी बंगाल के साथ जोड़ता है। अगला प्रश्न है, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा था? दोस्तों सबसे बड़ा शिलालेख था 13वां शिलालेख। इसमें क्या हुआ था? कलिंग विजय की, मतलब कि इसका वर्णन किया गया था, जो अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी उसका वर्णन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है परंतु ईमानदार होते हैं। ये कथन किसका है? वेन शांग का कथन है, जो कि चीनी बौद्ध यात्री था। किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। कितने दिन तक रहा था? 14 साल तक रहा था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों का विभाजन किसके समय काल से माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल से माना जाता है। अगला प्रश्न है, गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? शिवाजी को। जो शिवाजी थे वो जो गुरिल्ला पद्धति से युद्ध होता है उसमें ये निपुण थे। दोस्तों फिर से मैं आपसे कहूँगी, प्लीज़ आप लोग लाइक मत किया करिए लेकिन वीडियो को पूरा देखा करिए। दोस्तों मेरी मेहनत सफल हो जाएगी, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत लग रही है। देखिए बोला भी नहीं जा रहा है। किस मुगल बादशाह ने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की? अकबर ने। दोस्तों अकबर ने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी। सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके काल में हुए थे? किसके शासन काल में हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में हुए थे। अगला प्रश्न है, किस सम्राट का नाम देवान प्रियदर्शी भी था? अशोक का नाम था। दोस्तों ये भी प्रश्न सीधे सीधे आपकी परीक्षा में टपक सकता है। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली व प्रतापी राजा कौन था? वो था मिहिर भोज, जो कि राजपूत काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे पता चलेगा कि आप लोग वीडियो पूरा देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर से ही पता चल जाएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। अगला प्रश्न है, नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट किसने पारित किया? लॉर्ड कैनिंग ने। उसके बाद जो अगला प्रश्न है, लोक सेवा विभाग की स्थापना डलहौजी ने की थी, लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ था? दोस्तों भारत में सिकंदर का जो युद्ध है वो पोरस के साथ हुआ, जो पंजाब के राजा पोरस थे उनके साथ हुआ था, जिसमें पोरस हार गए। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य के। अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौन? समकालीन तो आपको पता चल गया कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन, तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य। मैं छोटा लिखती हूँ, दोस्तों चाणक्य इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है, कपास की उपज की पहली जानकारी कहाँ से मिली? हड़प्पा से मिली। और लास्ट क्वेश्चन है, चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बेलन घाटी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। दोस्तों ये थे 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके परीक्षा में एज इट इज देखने को मिलेंगे। आप देख लीजिएगा, जब आपका एग्जाम होगा आप देख के आएंगे, पहली शिफ्ट दूसरी शिफ्ट में, नहीं तो शिफ्ट
का पता नहीं। इस बार तो 2 दिन एग्जाम होने हैं, तो देखिए कैसे एग्जाम होता है। जब भी आप देने जाएंगे देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। कुछ भी मत करिए लेकिन पूरा देख लीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।